नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर रोटिस जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा वीडियो आज मैं लेके आया हूं, जहां से आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो है हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कल नेक्स्ट मैंने दो भाग में बताए थे राष्ट्रपति के जो किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 52 से लगा करके 78 तक मैंने आपको आर्टिकल समझाने की पूरी कोशिश की थी। आज हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैंने जो वीडियो लाया है, जिसमें राष्ट्रपति की 3 शक्तियां हैं। एक कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। दूसरी हमारी विधायिक शक्तियां होती हैं, यानी जो विधेयक का कानून बनाती है, जो संसद के पास होती है और उनके नाम से वो बिल मतलब पास किया जाता है। और उसके बाद तीसरी शक्ति होती है वो आपके वित्तीय शक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो आज हम चलते हैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हमें 3 प्रकार की शक्तियां, कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की शक्तियां मिली हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली जो शक्ति है वो आपके है कार्यकारी शक्तियां। इन कार्यकारी शक्ति का मतलब जो कार्यपालिका की शक्ति है उसके बारे में बात की है। कार्यपालिका की जो शक्ति है उसके बारे में, यानी कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो राष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकते हैं उसके बारे में। भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, और भारत में क्या है विधायी शक्तियां का मतलब आप सीधा समझ लो संसद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संसद की बात कर रहा है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, तभी हम कार्यकारी शक्तियां पढ़ेंगे। तो संसद की बात करते हैं, यानी हमारे भारत देश में अगर कोई भी कानून बनाना है, नियम बनाने हो, नियम कायदे कानून अगर हम बनाने जाएं भारत देश के लिए, तो हमारे को 3 प्रकार से मतलब संसद में बिल लाते हैं और अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति उन पे हस्ताक्षर करते हैं तब जाके हमारे वो कोई बिल है, विधेयक हैं, वो पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। इसलिए इस विधायी शक्तियों से ही सभी ये आपस में जुड़ी हुई शक्तियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई बिलोंग है, और इसी को हम समझते हैं। तो पहली शक्ति है कार्यकारी शक्तियां, यानी कार्यकारी शक्तियां का मतलब क्या हुआ? भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस बहुत बड़े देश में जो राष्ट्रपति हैं, सभी कोई भी कानून उपनियम जो भी बनते हैं, यानी देश के कार्यकारी नियम और उपनियम जो बनते हैं वो आपके किससे बनते हैं? आपके राष्ट्रपति के नाम। किसके नाम? राष्ट्रपति के नाम। राष्ट्रपति के नाम आपके बनते हैं और राष्ट्रपति के नाम लागू किए जाते हैं। लागू भी किससे होते हैं? राष्ट्रपति से। कैसे? तो वो हम समझते हैं। देखो, कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, वो अगर हम नियम ला करके इन विधायिक शक्तियां संसद में बिल लाया और वो लास्ट में कहाँ आएगा? आपके राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी कार्य होता है हमारे देश में, क्योंकि ये सर्वोच्च व्यक्ति है, राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं और इन्हीं के नाम पर कार्यकारी नियम और उप नियम लागू होते हैं। इसके द्वारा बनाए जाते हैं, इनके नाम से ही बनाए जाते हैं और इन्हीं के नाम पे लागू किए जाते हैं। ये आपका कंफर्म हो गया। जैसे राज्य की बात करें तो राज्यों में भी आपके ऐसे के ऐसे कानून हैं, वो राज्यों के राज्यपाल के नाम होते हैं और राज्यपाल के नाम द्वारा लागू किए जाते हैं। उसी के आधार पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यानी पीएम की नियुक्ति। यानी हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हैं, जो आर्टिकल अनुच्छेद 74 की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 74 में एक प्रधानमंत्री होगा और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा 75 में की जाएगी। तो पीएम की बात है तो हमारे देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। और वो नियुक्ति किस आधार पर करता है? जैसे कितनी भी पार्टियां, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है और उसमें चुनाव होता है तो बहुत सारे दल उसमें भाग लेते हैं और उन बहुत सारे दलों में कोई भी पार्टी कितने मतलब विधायक लेकर, सांसद लेकर के वहां पर पहुंचती है, और जिनके पास सबसे ज्यादा बहुमत है, जिनकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा बहुमत है, तो उन बहुमत दल के, यानी जो लोकसभा में, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा से बनते हैं, कि लोकसभा में जिसके पास ज्यादा बहुमत है उसी पार्टी के वो जो मेन व्यक्ति हैं उनको क्या करते हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और वो नियुक्ति कौन देता है? आपके राष्ट्रपति। तो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करना। यानी पीएम नियुक्ति कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किस आधार पर करता है? तो ये आपको समझ गया होगा कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो लोकसभा के अंदर बहुमत यानी संसद के अंदर कितने सदन है, तो आपके 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। एक तो है लोकसभा और दूसरा है आपके राज्यसभा। देखो, लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन है। तो लोकसभा क्या है? जनता इनको चुनती है। ये आपके जो बनते हैं एमपी यानी जो सांसद बनते हैं, जनता सुनकर के इनको भेजती है। और राज्यसभा क्या है? ये राज्यों की सभा है, यानी राज्य विभिन्न राज्यों 28 राज्यों से मिलकर के ये जो सदस्य यहाँ पढ़ते हैं वो जो एमपी बनते हैं वो आपके राज्यसभा। जबकि लोकसभा के जो एमपी हैं वो आपकी जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव करके उनको जीत करके आपके लोकसभा संसद में भेजते हैं। तो उन लोकसभा में अगर जिसका बहुमत अगर जाता है तो उनके दल के नेता को आपके राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चौथा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है आपके राज्यों, यानी राष्ट्रपति के पास में वो जो शक्ति है वो कार्यकारी शक्ति क्या क्या है, तो देश का प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति है, वो अपने विभिन्न राज्यों में जो 28 राज्य वर्तमान में है उनमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति। याद रखना है, आपको याद हो जाएगा, विभिन्न राज्य यानी 28 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे विदेशों में आपके राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी उच्चायुक्त और राजदूत और राज्यपाल। तो आपको याद है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और विदेशों में आपके राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक महान न्यायवादी जो व्यक्ति, महान न्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान न्यायवादी व्यक्ति किसे कहते हैं, क्या है इसके बारे में तो हम जानते हैं। जैसे सरकार होती है, इन सरकार को चलाने के लिए कानूनी सलाहकार होता है, तो महान न्यायवादी को हम क्या कहेंगे? कानूनी सलाहकार। महान न्यायवादी आपको याद रखना है ये कौन व्यक्ति होता है? ये आपके कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार यानी सरकार को चलाने के लिए अगर सरकार के अंदर कोई परेशानी आए कानून रूप से तो उनका निपटारा कौन करेगा? उनको सलाह सरकार को कौन देगा? ये कानूनी सलाहकार महान न्यायवादी। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक है आपके कैग की नियुक्ति, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन कैग की भी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कैग क्या है? ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ये आपके वित्तीय जो शक्तियां हैं इन वित्तीय शक्तियों की जानकारी रखता है और उनके बारे में जानकारी राष्ट्रपति को देता है। अपने 1 साल के अंदर एक बार वो परिपत्र बना करके पूरा डाटा है वो राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है। कौन करता है? कैग। इसलिए इस कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट, यानी आपके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वो भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। एक आपके मुख्य और अन्य निर्वाचन आयोग, यानी हमारा जो निर्वाचन आयोग है जो चुनाव करवाता है उनकी नियुक्ति, उनके आयुक्तों की मुख्य अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है वो कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। एक राज्यों में होता है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और एक आपके देश के अंदर होता है जिनकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग की जो है उनके नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हमारे भारत देश के राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी सभी अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो भी हमारे किसके द्वारा की जाती है? वो अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक सेकंड में वापस आपको समझाता हूं। यानी कार्यकारी शक्तियां यानी कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके राष्ट्रपति होता है। और उन राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है उनके बारे में बताया गया है। एक तो इनके नाम से ही कोई भी कानून बनेगा तो राष्ट्रपति के नाम बनेगा और राष्ट्रपति के नाम से ही लागू होगा। क्योंकि अगर संसद में कोई बिल विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक को आपके लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते
हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। इसलिए देश के कार्यकारी नियम और उप नियम जो बनते हैं वो किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से ही बनते हैं और राष्ट्रपति के नाम से लागू होते हैं देश में। दूसरी बात, आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब होती है, भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो उसमें से कोई भी बड़ा दल है तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। चौथा पॉइंट है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, आपके राजदूतों विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अध्यक्षों की, आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य और अन्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा, और एक यूपीएससी यानी संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी सभी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी किसके आधार पर किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और हम चलते हैं दूसरा, जो दूसरी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में वो है विधायिक शक्तियां। विधायिक शक्तियां का मतलब अगर कोई भी विधेयक हैं इनका काम है कानून बनाना। संसद का काम क्या है, कानून बनाना, कानून बनाना, यानी देश के लिए ऐसा कानून बनाना जिसके देश मतलब है वो तरक्की करे। तो उसके आधार पे जो कानून जो बनता है वो आपके विधायिक शक्तियों में आता है। किसके शक्तियों में, विधायिक शक्तियों में आता है, क्योंकि यहाँ पे संसद में आपके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर किसी बिल को लोकसभा, क्योंकि इस विधायिक शक्तियों का प्रमुख अभिन्न अंग माना जाता है वो आपके राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति है वो अभिन्न अंग माना जाता है। किसका, संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और इस संसद द्वारा कोई भी अगर विधेयक बिल लाया जाता है तो जैसे पहले लाया लोकसभा में, तो लोकसभा ने अगर उस बिल को पास किया उसके बाद में राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा में वो बिल अगर पास होगा तो उसके बाद लास्ट में किसके पास जाएगा, आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तभी वो कानून बनता है। ये शक्तियां आपके किस शक्तियों के आधार जाएगी, विधायिक शक्तियां। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग माना गया है। ये संविधान में ऐसा लिखा है कि संसद द्वारा कोई भी अगर विधेयक लाएगा तो उस विधेयक को लाने में इस राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका रहेगी, यानी विधायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास ये भी है। क्योंकि कोई भी बिल अगर विधेयक है वो अगर संसद में लाया जाएगा तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर जब तक नहीं करेंगे तब तक वो बिल कानून नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये आपके विधायिक शक्तियों में एक शक्ति ये दी गई है। दूसरी शक्ति दी है संसद सत्र अगर नहीं चल रहा है, अगर संसद का जो सत्र है वो नहीं चल रहा है तब तक अगर उस दौरान अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है उस दौरान कोई विशेष ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, माने सार्वजनिक कार्य जो महत्वपूर्ण विषय पर अगर कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार है। राष्ट्रपति जब संसद सत्र नहीं चलता हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल यानी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाता है। क्या लाता है, अध्यादेश। और उस अध्यादेश को लाने में राष्ट्रपति जब अध्यादेश को लाता है और वो लागू भी हो जाता है, वो ऐसा ही कानून होता है जिस प्रकार आपके संसद द्वारा कानून लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसी तरह ये कार्य करता है। बाकी इसमें क्या होता है कि इसको 6 सप्ताह के अंदर अगर संसद सत्र शुरू होगा तो 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है, यानी उसको अनुमोदित करना अनिवार्य है। और अनुमोदित कौन करेगी, संसद करती है। तो वापस पढ़ते हैं, संसद सत्र न चल रहा हो तब किसी सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर अगर कानून को बनाना हो तो राष्ट्रपति द्वारा 123 आर्टिकल के तहत एक अध्यादेश लाया जाता है और वो कानून बनता है। वो 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये कानून आपके मान्य रहता है। और अगर इसका अनुमोदन अगर संसद द्वारा सत्र शुरू होने पर अगर अनुमोदन नहीं किया जाता है तो 6 माह तक, अधिकतम वो 6 माह तक और 6 सप्ताह, ये एक आपको याद रखना है। वो जो कानून है जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाया गया है वो अधिकतम 6 माह तक वो आपके लागू रह सकता है और अंतिम कम में आपके 6 सप्ताह तक भी इनको 6 सप्ताह यानी 42 दिन के बाद संसद सत्र शुरू होने के बाद आपके संसद द्वारा इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है, नहीं तो वो स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। हाँ, जो ये कानून अध्यादेश लाया जाता है इनका प्रभाव वैसा ही है
जैसा आपके इनका बल और प्रभाव वैसा ही है, इस कानून का बल और प्रभाव वैसा ही है जैसा कि संसद के द्वारा किसी बिल को लाकर के कानून बनाया जाता है, उसी तरह ये काम करता है। और राष्ट्रपति द्वारा अगर अध्यादेश लाया है तो एक राष्ट्रपति को और शक्ति दी गई है विधायी शक्ति में कि राष्ट्रपति को अध्यादेश लाया है उस अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये भी आपके राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो जो अध्यादेश लाया है उन्होंने वो किस दौरान लाया था, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है और उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर जब संसद सत्र शुरू होता है तो उनको अनुमोदन करवाया जाता है। अगर वो अनुमोदन नहीं होता है तो वो स्वतः ही समाप्त माना जाता है। अधिकतम इसमें 6 माह तक ये लागू रह सकता है और न्यूनतम आपके 6 सप्ताह। ये आपको याद हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। अगर कोई साधारण विधेयक है और दोनों सदनों में आपके मतभेद हो जाए, दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई साधारण बिल लाया, विशेष बिल नहीं, साधारण बिल लाया और वो विधेयक लाने के बाद उन दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, यानी मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है, ये शक्ति दी गई है कि आपके आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत वो है जो संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक बुलाएगा और उनकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता वो आपके कौन करेंगे? आपके स्पीकर, यानी लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो आपकी अध्यक्षता करेगा। जबकि इनको बिल को कौन लाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत आपके संयुक्त बैठक बुलाता है, जिनकी अध्यक्षता कौन करता है? आपके लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष इनकी आपके अध्यक्षता करता है। अब संयुक्त बैठक अगर बुलाते हैं तो किस आधार पर बुलाया जाता है संयुक्त बैठक? तो इनमें ये 3-4 पॉइंट हैं वो आपको याद करना है। पहला पॉइंट है, यानी अगर कोई संसद के अंदर बिल में अगर एक जैसे लोकसभा में कोई बिल लाया और उसके बाद में कहा जाएगा राज्यसभा में जाएगा और वो राज्यसभा यानी दूसरा सदन अगर विधेयक को अस्वीकार कर दे, अगर विधेयक को अस्वीकार कर दे और ऐसा अगर राष्ट्रपति के पास सूचना मंत्रिपरिषद के तहत पहुंचती है यानी प्रधानमंत्री के आधार पर पहुंचती है तो राष्ट्रपति संयुक्त आपके बैठक है वो बुला सकते हैं आर्टिकल 163 के तहत। यानी दूसरा सदन कोई भी चाहे लोकसभा में लाया है या राज्यसभा में लाया है, दूसरा सदन अगर उसको अस्वीकार कर देता है, उस विधेयक को अस्वीकार करेगा तो भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। दूसरा है दूसरे सदन द्वारा संशोधन, यानी दूसरा सदन देखो अगर कोई बिल अगर कोई बिल है वो आपके लोकसभा में लाया, किसमें लाया? लोकसभा में लाया और लोकसभा ने पास करके किसको भेजा? आपके राज्यसभा में। किसको पास भेजा? राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर वो बिल भेजा, राज्यसभा में अगर कोई बिल रखा और राज्यसभा ने क्या कर दिया? इसमें संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। किसमें? उस बिल में। और संशोधन करने पर लोकसभा उसको नहीं मानती है। क्या करती है? उस संशोधन को अगर लोकसभा नहीं मानती है तो दोनों सदनों में क्या होगी? असहमति हो गई। जब दोनों सदनों में असहमति होगी तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत आपके वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दो बातें क्लियर हुई। एक तो क्या है कि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है। अगर विधेयक को अस्वीकार करेगा तो राष्ट्रपति है 108 के तहत आपके संयुक्त बैठक बुला सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरे सदन में संशोधन, यानी एक सदन ने तो बिल को पास कर दिया और दूसरे सदन ने उसमें क्या कर दिया? कुछ संशोधन करके उस बिल को पास किया तो दोनों सदन है उसमें आपस में क्या हो गई? असहमति, क्योंकि वो पहला वाला सदन है वो मान नहीं रहा है कि आपने संशोधन क्यों किया। अगर ऐसी स्थिति बने और दोनों सदनों में अगर असहमति बने तो क्या होगा? राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। तीसरा पॉइंट है कि दूसरा सदन बिना कार्रवाई, अगर कोई
जैसे एक बिल है और वो लोकसभा में लाया और लोकसभा में पास करके किसके पास भेजा, राज्यसभा में भेजा, और राज्यसभा में जैसे ही उस बिल को भेजते हैं और राज्यसभा क्या करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, और बिना कार्रवाई के अगर 6 माह तक वो अपने पास ही उसको क्या 6 माह से अधिकतम अपने पास बिता चुका हो, यानी अपने पास ही उसको रखता है, ऐसी स्थिति अगर बनती है, यानी दूसरा सदन बिना कार्रवाई के उस बिल को 6 माह से अधिकतम बिता चुका हो, यानी उसके पास ही रखा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है और राष्ट्रपति के पास ये पावर है और वो 108 के तहत आपके संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो ये आपके राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जिसमें विधायक शक्तियों के बारे में ये बात याद। विधायक शक्तियों को वापस एक बार रिवाइज करते हैं। विधायक शक्तियों का मतलब विधि को बनाना, क्या बनाना, विधि बनाना। विधि का मतलब कानून, कानून बनाना, यानी विधि या कानून का निर्माण करना कौन करती है, विधायक शक्तियों में आपके संसद, और संसद के जो अभिन्न अंग है वो कौन है, आपका राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि संसद में अगर कोई बिल लाते हैं और वो दोनों सदनों में पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब तक उन पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, हस्ताक्षर, राष्ट्रपति जब तक उन पे हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो बिल है वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता, वो अवैध घोषित होगा। इसलिए राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, और ये शक्तियां राष्ट्रपति को विधायक शक्तियों में मिली हुई हैं। किसमें मिली हुई है, विधायक शक्तियों में मिली हुई है, संसद द्वारा। और दूसरा पॉइंट है कि संसद सत्र नहीं चल रहा है, अगर संसद सत्र है वो नहीं चल रहा है तो उस दौरान क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास एक पावर है, आर्टिकल 123 1 2 3 आपको अनुच्छेद याद रखना है। राष्ट्रपति आपके अध्यादेश लाता है, क्या लाता है, अध्यादेश लाता है, यानी वो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा आएगा, और राष्ट्रपति उस संसद सत्र जब नहीं चल रहा है तब अध्यादेश लाएगा। वो अध्यादेश कितने टाइम तक मान्य है, तो वो आपके 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक मान्य है। जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है और संसद सत्र शुरू होने के तुरंत 6 सप्ताह के भीतर यानी 6 माह तक इसका अधिकतम वैल्यू है, यानी 6 माह तक ये मान्य रह सकता है, और संसद सत्र शुरू होने के बाद उनका अनुमोदन होना अनिवार्य है, तभी ये रहेगा। अगर संसद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है अध्यादेश का तो वो स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अगर कोई साधारण विधेयक हो और उन दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, अगर कोई साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक अगर लोकसभा में या राज्यसभा में पहले रखा तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद में वो लोकसभा ने अगर पास नहीं किया और दोनों सदनों में क्या हो गया, अगर मतभेद की स्थिति पैदा हो गई तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 108 के तहत आपके संयुक्त बैठक बुलाने का यानी बुला सकता है राष्ट्रपति, और उन पर समाधान निकाल सकते हैं। तो आर्टिकल 108 आपको याद रखना है कि आप 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला करके और उनके वो अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, वो बुलाता है राष्ट्रपति, और उनकी जो अध्यक्षता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इनमें कौन है, यदि अगर कौन कौन है जो मतलब आपके राष्ट्रपति हैं वो 108 के तहत अध्यादेश संयुक्त बैठक बुलाता है, तो जैसे दूसरा सदन है, जो दूसरा सदन वो विधेयक को अस्वीकार कर ले, पहला सदन पास कर देता है, दूसरा सदन के पास भेजते बिल को, और अगर उस विधेयक को वो अस्वीकार कर दे तो राष्ट्रपति आपके संयुक्त बैठक बुलाता है। दूसरा पॉइंट है दूसरे सदन द्वारा संशोधन, यानी एक सदन के द्वारा पास हुआ और दूसरे सदन के पास अगर वो बिल जाता है और उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता है और दोनों सदनों में फिर असहमति हो जाए तो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। तीसरा पॉइंट है दूसरा सदन बिना कार्रवाई बिल को 6 माह तक अपने पास विचाराधीन रख सकता है, 6 माह से अधिक समय तक, तो भी राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें हैं वो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। आपको समझ में आया होगा कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी हैं उसके बारे में समझाया, विधायी शक्तियों के बारे में समझाया। अब मैं थोड़ी विधायक शक्तियों के बारे में और कुछ बातें हैं वो मैं इम्पोर्टेंट है। विधायक शक्तियां, और जो विधायक शक्तियां हैं उनके बारे में अपन और पढ़ते हैं। एक आपको आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद 87, एक अनुच्छेद 86, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और एक आपके अनुच्छेद 85 और आर्टिकल हैं
आपके 83। ये आपको अनुच्छेद है वो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के पास और क्या क्या पावर हैं उसके बारे में हम समझते हैं। राष्ट्रपति है एक कार्य, एक में संसद, जैसे संसद में लोकसभा, नवनिर्वाचित अगर सरकार बनती है, क्या बनती है? नवनिर्वाचित सरकार, तो इनके प्रथम सत्र कौन बुलाता है? आपके राष्ट्रपति। प्रथम सत्र को कौन बुलाता है? आपके राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। देखो, नई लोकसभा यानी नवनिर्वाचित सरकार बनती है तो उनके प्रथम सत्र की वो बुलाता है, वो कौन बुलाता है? वो आपके राष्ट्रपति बुलाता है। और प्रतिवर्ष प्रथम सत्र कौन बुलाता है? आपके राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। यानी आपके प्रतिवर्ष यानी प्रति नए वर्ष में राष्ट्रपति है वो प्रथम सत्र को बुलाता है, और राष्ट्रपति है प्रथम सत्र को बुलाता है। ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है पॉइंट। विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति है, संसद के अंदर अगर लोकसभा नवनिर्वाचित कोई सरकार बनती है तो उनका जो प्रथम सत्र होता है उनको कौन आहूत करता है? आहूत या बुलाना? आहूत या बुलाता है? कौन बुलाता है? आपके राष्ट्रपति बुलाता है। और प्रतिवर्ष जो प्रथम सत्र होता है उसको कौन बुलाता है? आपके आहूत करता है या बुलाता है? आपके राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ये आपको बात ये तो याद रखनी है। अब आर्टिकल 87 की बात करते हैं। 87 के तहत है वो आपको याद रखना है। इसमें क्या दिया हुआ है 87 के अंदर? यानी राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण वर्ष में दे सकता है, यानी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये भी वर्ष में कितने बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो विशेष आपको याद रखना है 87 यानी 87 अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है, वो भी कितनी बार? आपके 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और फिर 86 के अंदर आते हैं तो 86 के अंदर का है राष्ट्रपति दोनों सदनों में अभिभाषण देने और संदेश जो भेजता है वो कौन भेजता है? राष्ट्रपति। यानी आपके राष्ट्रपति दोनों सदनों में अभिभाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार ये भी आप याद रखना है। यानी 86 के तहत राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। तो ये आपको 87 तो हो गया, राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण जो वर्ष में 2 बार होगा। और अनुच्छेद 86 है वो दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। अब है 85 अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र के यानी अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र को बुलाना यानी आहूत करना। यानी संसद सत्र है उनको बुला सकता है और आपके सत्रावसान भी कर सकता है। संसद सत्र को बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 85 क्या कहता है? यानी राष्ट्रपति है वो संसद के सत्र को आपके बुलाता है यानी आहूत करता है और उसका सत्रावसान भी कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने अभी बताया था कि ये सरकार जब बनती है तो प्रथम जो सत्र है राष्ट्रपति बुलाता है, तो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र को बुलाना और सत्रावसान कर सकता है। और अब फिर लास्ट में है 83 है, ये राष्ट्रपति है। इसमें राष्ट्रपति के पास में आपातकाल के दौरान अगर आपातकाल की शक्ति है, ये
आपातकालीन शक्तियां, यानी क्या है इससे समझते हैं। यानी 83 ये कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति अगर आपातकाल है, अगर आपातकालीन शक्तियां हैं यानी राष्ट्रपति है वो आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, अगर आपातकाल आपके आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस आपातकाल के दौरान सरकार है, उस सरकार को 1 वर्ष तक अवधि को, मतलब 1 वर्ष सरकार की वो 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। आपको याद रखना है आर्टिकल 83 ये कह रहा है अगर राष्ट्रीय आपात अगर लगा हुआ है और उस आपातकाल के दौरान अगर चुनाव कराना पड़ता हो तो आपातकाल के दौरान चुनाव नहीं होते हैं और राष्ट्रपति को इस 1983 के तहत सरकार की जो अवधि है, जो 5 वर्ष पूर्ण हुई है, उस अवधि में अभी वो 1 वर्ष और बढ़ा सकता है। ये आपके शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये आपके विधायी शक्तियों में आएगी। विधायी शक्तियों में संसद है, वो लोकसभा में जैसे नई सरकार बनी है तो प्रथम सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाता है और उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और प्रति वर्ष में जो प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष में प्रथम जो बैठक होती है प्रथम सत्र की, उसको कौन बुलाता है? आपके राष्ट्रपति बुलाता है। अब आर्टिकल 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है और वो 2 बार वर्ष में 2 बार आपके विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत दे सकता है। अनुच्छेद 86 है वो दोनों राष्ट्रपति है, वो दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। और अनुच्छेद जो 85 है वो संसद सत्र को बुलाना और उसका सत्रावसान कर सकता है। तो ये आपके आर्टिकल 85 में है। और आर्टिकल 83 ये कहता है अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो या आपातकाल की स्थिति, आपातकाल चल रहा हो देश में और उस दौरान अगर सरकार का चुनाव नहीं करा सकते तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो 1 वर्ष तक उसके कार्यकाल को बढ़ा सकता है, यानी उसके कार्यकाल जो सरकार का जो कार्यकाल है उनको 1 वर्ष तक आगे बढ़ा सकता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो आपके हैं वित्तीय शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास वो वित्तीय शक्तियां कितनी है जो राष्ट्रपति के पास में है। तो हम राष्ट्रपति के पास में वित्तीय शक्तियों की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 ये आपको आर्टिकल याद रखना है। अनुच्छेद 280 यानी वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और जब ये वित्त आयोग का गठन करेंगे तो आपके कर हैं जो राज्यों और केंद्र, यानी इन राज्यों और केंद्रों में जो कर हैं, शुल्क हैं, उन राज्यों और केंद्रों में विभाजन करने की जो शक्ति है वो भी किसके पास है? वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आर्टिकल 280 के तहत भारत देश में वित्त आयोग का गठन करेगा और वो गठन इसलिए किया जाता है केंद्र और राज्यों में जो भी विभाजन है शक्ति यानी करों का, उन करों का जो विभाजन है वो आपके किया जाता है। तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है और केंद्र और राज्यों में आपके करों का विभाजन से संबंधित है। और है धन विधेयक। अब ये धन विधेयक है वो 110 अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 यानी वित्त विधेयक। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों ऐसे विधेयक हैं कि इनको अगर लाना है, धन विधेयक और वित्त विधेयक को अगर लाना है तो राष्ट्रपति की बिना अनुमति ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यानी धन विधेयक से संबंधित और वित्त विधेयक से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो इनका इंफॉर्मेशन है वो राष्ट्रपति के पास पहले भेजना पड़ेगा, तभी लोकसभा में ये बिल प्रस्तुत होगा, अन्यथा ये लोकसभा में बिल प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब है केंद्रीय बजट यानी वार्षिक विवरण, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये खाका बनता है। वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है वो प्रति वर्ष आपके संसद के समक्ष कौन रखता है? आपके संसद के समक्ष कौन रखता है? संसद के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो केंद्रीय जो बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो प्रति वर्ष संसद के समक्ष रखता है, आपके राष्ट्रपति रखता है। आकस्मिक निधि आपको आर्टिकल 267
एक क्या याद रखना है, ये जो आकस्मिक निधि होती है उनसे 277 आकस्मिक निधि है, इनका अगर कोई भारत देश में विशेष परिस्थिति बन जाए, ऐसी कोई हालात बन जाए जो गंभीर समस्या अगर उत्पन्न हो जाए और उस दौरान उस विशेष परिस्थिति में उनका जो है वो उपयोग है राष्ट्रपति कर सकता है। और उसमें अनुदान और मांगे हैं, अनुदान और मांगे हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाती हैं। अगर कोई अनुदान और मांग है तो वो राष्ट्रपति के बिना स्वीकार नहीं की जाती हैं। और आकस्मिक निधि आपको अनुच्छेद 270 याद रखना है, उसके बाद उनकी बिना अनुमति के अनुदान और मांगे स्वीकार नहीं की जाती है। वे राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। क्या शक्तियां हैं? न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 जो मैंने कभी पढ़ाया था, यह आर्टिकल जो 72 है इसका मतलब है समाधान, यानी राष्ट्रपति के पास में आपके समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास में क्या है? आपके समाधान की शक्ति है। समाधान की शक्ति है। आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। और इन समाधान की जो शक्ति है उसमें राष्ट्रपति कितने शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसमें देखो जैसे परिविलंब, यानी अगर कोई भी अगर व्यक्ति हैं जो अपराध की श्रेणी में आ गया और कानून ने उनको दंडित कर दिया, तो उन दंडित करने पे उनको कुछ समय दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि आप और कुछ सोचो, और आपको जो समय है वो राष्ट्रपति परिविलंब कर देता है उस दंडित व्यक्ति के लिए, यानी कुछ समय देता है। विराम करना यानी उसको रोकना, यानी उसको भी थोड़ा विराम दिया जाता है। परिहार करना, लघुकरण करना, तो ये परिविलंब, आपके विराम और परिहार और लघुकरण, ये सब आर्टिकल 72 के तहत समाधान के योग्य हैं। यानी वो व्यक्ति जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये दंडित मतलब दंड कुछ न कुछ घटना की है और उनको कानून ने सजा सुनाई है, वो व्यक्ति आपके समाज याचना लेकर के कहा जाता है अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है। आर्टिकल 72 के तहत उसमें राष्ट्रपति चाहे तो उसके जो कारावास हैं उनको आपके जैसे परिहार करना, यानी 1 वर्ष है, 1 वर्ष के अंदर जैसे उसको 1 वर्ष का कारावास दिया है तो उसको कम करके उसको आपके 6 माह तक वो उसको आपके सजा को कम कर सकता है। लघुकरण का मतलब ये है कि उनको लघुकरण करना, यानी उस दंड को है वो कम करना। लघु करना यानी छोटा करना, यानी दंड अगर आपके मान लो कि आपके आजीवन कारावास है तो उनको मान लो 10 साल की कानून की सजा सुनाना, ऐसा मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर है। तो ये आपको परिविलंब, विराम और परिहार और लघुकरण, ये आपके न्यायिक शक्ति और आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्ति है वो भी किसके पास है? अपने राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति है वो जब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। राष्ट्रपति है जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, और जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक है सैनिक कोड, अगर सैनिक कोड के द्वारा किसी सैनिक को कोई सजा मिली है तो उसको भी माफ करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई युद्ध होता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे, यानी मंत्रिपरिषद के मुखिया यानी प्रधानमंत्री होता है, वो अगर राष्ट्रपति को कहे तो युद्ध की घोषणा करना और युद्ध को समाप्त करने का कार्य है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, यानी आपके कार्यकारी शक्तियां, विधायक शक्तियां और आपके वित्तीय शक्तियों के बारे में मैंने समझाने की संपूर्ण कोशिश की। आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखना और आपको अब समझ में आ जाएगा। 1-2 बार जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टफ है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए आज आपको मैंने ये वीडियो बनाया है। ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। आप किसी भी भर्ती में, RS भर्ती हो चाहे IAS भर्ती हो, आपके जब अध्यापक भर्ती हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, अगर इसमें टॉपिक हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।